बोला था, अब आपका प्रैक्टिकल सबमिट करने का मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। सबको मैसेज मिल गया है ये चीज़ का? प्रैक्टिकल की आपने फाइल की छोटी सी अपने वीडियो बनाकर भेजनी है, जिसमें आप फ्रंट पेज से लेकर, जिसमें आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन सब कुछ लिखा होगा, वहाँ से आप लेना शुरू करोगे और आप पेज टर्न करते जाओगे और फिर लास्ट पेज तक करोगे। टेबल्स वगैरह सब कंप्लीट चाहिए मुझे, किसी का कुछ छूटे ना। टाई एंड डाई वाला भी सैंपल्स लगे होने चाहिए और आपके जो दाग हटाने वाले, जो स्टेन रिमूवल वाले हैं, वो भी कंप्लीट होने चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक जगह स्टेन वाला कपड़ा होगा, उसके साथ में साफ कपड़ा भी लगा होगा, ठीक है, दाग हटने के बाद। तो सही तरीके से लगाना सब बच्चे। 1 हफ्ते का टाइम है, 29 तक का बोला मैंने आपको। इस वीक तक सबमिट कर दो। मैं साथ के साथ रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ। अब जिसका नहीं आएगा टाइम पे, फिर उसको नंबर नहीं मिलेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। काफ़ी टाइम दे दिया मैंने, 16 तक बोला था आपको, 16 का मैंने काफ़ी हो गया, आपका 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया था। अब इस वीक से आपकी फाइल जो है वो प्रॉपर कंप्लीट चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका अब ये चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको, संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव, ठीक है। अब इसमें चैप्टर में क्या है आपका, अब इसमें जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जैसे होटल होते हैं और ये सब होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनको उन्हें धुलवाना होता है, सुखाना होता है, उनके दाग वगैरह हटवाने होते हैं और वो इकट्ठा करते हैं। अब ये जो है देखभाल और रख रखाव अगर करना है तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए, या तो होटल के अंदर खुद होनी चाहिए या वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे। हमने ये भी डिस्कस किया था, या तो खुद होटल बना के अंदर होती है ये काम, या वो क्या करते हैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं ये काम, ठीक है। तो अगर वो होटल जो है किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा है या खुद करा रहा है, तो उसमें उनको एक पूरा का पूरा मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो कि ये काम करने में निपुण हो, जिनको एक्सपर्टीज़ हो इस काम को करने की, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इसके पीछे के क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ें से जुड़ी हुई हैं, वो सब हम इसमें करेंगे। अच्छा, ये सब शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे संस्थाएं होती हैं जिनको वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव कराने की ज़रूरत पड़ती है। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं? होटल का तो मैंने आपको दे ही दिया, जिनके पास इतने सारे कपड़े होते हैं कि उनको उसकी देखभाल रखरखाव कराने की ज़रूरत पड़ती है। बताओ। इतने सारे बच्चे हैं, जल्दी बताओ। क्या है, एक बार दोबारा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से होटल होता है, अब उनको ये सब कपड़े धुलवाने के लिए, उनकी देखभाल कराने के लिए किसी को देने की ज़रूरत पड़ती है, या वो खुद ही अपने होटल में करवाते हैं ये सब काम। तो बताइए, मुझे बताओ कि ऐसे और होटल के अलावा ऐसे कौन सी संस्थाएं हैं जिनको यही काम कराने की ज़रूरत पड़ती है? मैम हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल। और मैम कोई सा भी हॉस्टल। क्या? कोई सा भी हॉस्टल। हॉस्टल, हाँ, वेरी गुड, हॉस्टल्स को भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारी मेन 3 इंडस्ट्री है, 3 संस्थाएं होती हैं बड़ी, जिनके पास कपड़ों का बहुत ज़्यादा लोड होता है। एक हो गया हॉस्टल, दूसरा हो गया अस्पताल, और तीसरा हो गया बड़े बड़े होटल्स, ठीक है। या तो वो खुद ऐसा केंद्र अपने मैम इसमें होटल भी, मैम होटल में मैम जैसे कि खाना पकाना हो, ये करना हो मैम, वो होटल बड़ा, उसमें भी मैम देखभाल के लिए जरूरत पड़ती है। कपड़े की, वस्त्रों की देखभाल के लिए उनको भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, अब हम करेंगे कि इस चैप्टर के उद्देश्य क्या हैं। तो इस चैप्टर का पहला उद्देश्य ये है कि इस अध्याय में आप
कपड़ों और वस्त्र उत्पादों की देखभाल और रखरखाव के महत्व की चर्चा करेंगे। क्यों ज़रूरी है ये देखभाल करना, क्यों हम अपने आप बिना किसी सीख के, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ ट्रेनिंग लिए, बिना कोई पर्टिकुलर नॉलेज के हम ये काम खुद खुद क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों इसके लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, या इसके लिए हमें क्यों सीखने की ज़रूरत है? पहली ये चीज़। दूसरा, अस्पतालों और होटलों में कपड़ों की देखभाल रखरखाव की संकल्पना का वर्णन। अब देखो, अब अगर आप होटल में कपड़ा धुलवाने का अलग उद्देश्य होता है, वहाँ होता है कि सुंदर दिखे, साफ दिखे, दिखावट के ऊपर फोकस होता है होटल के केस में। पर अगर हम अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में बीमार लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे लोड और ज़्यादा है, वहाँ बीमार है, तो वहाँ पे साफ चीज़ पे फोकस किया जाता है कि वो कपड़ा जो भी किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया उसमें कोई भी कीटाणु ना हो, कोई जर्म ना हो जो बाकी किसी इंसान को बीमार करे। ठीक है, वहाँ स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाता है और होटल में सुंदरता के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आई बात समझ दोनों में अंतर? यस मैम। ठीक है, अब हम करेंगे इस कार्य के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं। अब कैसे ये देखभाल और रखरखाव किया जाता है, किन किन उपकरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और चौथा है, चर्चा कर सकेंगे कि कैसे एक विद्यार्थी इस क्षेत्र में जीविका के या करियर तैयार कर सकता है। ठीक है, कैसे अपना जीविका या करियर बना सकता है एक इंसान, उसके ऊपर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। पहला, किसकी ज़रूरत क्यों है, दूसरा अस्पताल और उसमें क्या अंतर है, फिर तीसरा इसमें क्या क्या उपकरणों, कैसे प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा, और चौथा, अगर हमें इसमें जीविका बनानी है तो हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यस मैम। अब हम आते हैं प्रस्तावना। अब क्यों, क्या बेसिक बैकग्राउंड क्या है इसका। परिवार में पोशाकों और घरेलू उपयोग में आने वाले कपड़ों के बारे में सब भली भांति जानते हैं। अब हमें तो पता ही है हर तरीके के फैब्रिक हम यूज़ करते हैं। अब सिंपल सा अगर आप देखो, पर एक कपड़ा एक ही चीज़ एक रेशे से बना है। मान लीजिए मैं कॉटन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो कॉटन ही कपड़ा, बेसिकली रेशा कॉटन का यूज़ हो रहा है, पर उस कपड़े को कितना किस तरीके से उसका धागा बनाया गया, किस तरीके से उसका कपड़े को बुनाई की गई, किस तरीके से उसके बाद उस पर वो ट्रीटमेंट की गई, प्रोसेसिंग की गई, ये सब डिसाइड करती है कि उस कपड़े की अंतिम उपयोग क्या होगा। आई बात समझ? तो कपड़ा कैसे बुना, कैसे बना, कैसे धागा बनाया गया, कैसे घुमाव थे, क्या क्या बाद में उसमें परिसज्जा की गई है, वो डिसाइड करेगी कि कपड़ा किस उपयोग में आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, आपका जो जीन्स डेनिम का कपड़ा होता है वो भी कॉटन से बनता है, और आपकी एक फॉर्मल शर्ट होती है वो भी कॉटन से बनती है, पर देखने में दोनों अलग अलग है। शर्ट जो जल्दी फट जाएगी, पर जीन्स आपकी कई कई सालों चल जाती है। क्यों ऐसा होता है? वही कि उनकी बनावट, कैसे उसके रेशे हैं, कितना उसका रेशे का मान है, वो सब जो है वो उसकी उपयोग, उसका अंतिम अवधि डिसाइड करते कि ये कितने साल तक चलेगा। इसी तरीके से एक पोछा है, आपका जो पोछा भी होता है, डस्टर है लगाने वाला, वो भी कॉटन से बनता है, पर वो अलग तरीके से दिखता है, उसका उपयोग अलग है, और बाकी का उपयोग अलग है, पहनने के लिए यूज कर रहे हैं। आई बात समझ? तो अब हर उपयोग, अब हम ये नहीं डिसाइड करते। हाँ बेटा, उसके बाद मतलब इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उस कपड़े की देखभाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ विशिष्ट प्रकार के कपड़े औद्योगिक उद्देश्य के लिए कुछ संस्थाओं में के आंतरिक भागों में ऊष्मा ध्वनि को रोधित करने के लिए जैसे कि आपका कई थिएटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कपड़े यूज़ होते हैं, पर वो इसलिए यूज़ होते हैं, दीवारों पे लगाए होते हैं कि वो साउंड बाहर ना जाए। आपके घर में पर्दे लगाते हो ना आप, जैसे सिंपल सा पर्दे क्यों लगाते हो कि पर्दे जो है बाहर के शोर को भी रोकते हैं, एक चीज़ बाहर से आने की रोशनी को भी रोकते हैं, और गंदगी वगैरह को भी रोकते हैं। ठीक है, और हमें एक प्राइवेसी भी देते हैं। तो ये काम हो गया पर्दों का। ठीक है, अस्पतालों में जो है पट्टियाँ वगैरह, मास्क वगैरह का उपयोग अधिक होता है, क्योंकि उसका उपयोग क्या है कि लोगों को घाव अगर कोई लगे तो वो सब बैंडेज वगैरह या इसके माध्यम से
किसी की हड्डी टूट गई है तो उसको पट्टी बांधने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब कामों के लिए कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हर जगह पे हर कपड़े का अलग उपयोग होता है। आदि के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। जो आपके होटल्स वगैरह है वहाँ पे कपड़ों का प्रयोग सुंदरता बनाने के लिए किया जाता है। चादरें साफ सुंदर होती हैं, पर्दे साफ सुंदर होते हैं। ठीक है, तो कपड़ों का हमारा तो सोफे पे बिछे हुए हैं, टेबल क्लॉथ बिछा है, तो ये सब सुंदरता के लिए किया जाता है। क्योंकि विशेष गुणों वाले कपड़ों का विशेष प्रयोग और क्रियात्मकता के लिए चयन किया जाता है, अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि विशेष गुण उन वस्त्रों की अपेक्षित जीवन काल में बने रहे। अब आप कोई भी कपड़ा खरीदते हो, उसके लिए पैसे दे रहे हो, तो आप कोशिश करते हो, हमेशा यही सोचते हो ना कि ये कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चले। आप कोई ड्रेस लेकर आए आज, आप सोचते हो ना कम से कम 5 साल तक ये ड्रेस चली जाए और ऐसी ही दिखे जैसे आप लेकर आ रहे हो। अब वो कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि वो ड्रेस जो आपने खरीदी वो वैसी की वैसी ही लगे जैसा पहले दिन लग रही थी? तो इस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि हम उसकी देखभाल जो है वो अच्छे तरीके से करें। अगर हमने कपड़े की देखभाल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से की, सारे नियमों का पालन कर की, जो हम देखभाल और गुणवत्ता इसकी बात कर रहे हैं, देखभाल और रख रखाव के सारे नियमों का पालन कर अगर हमने किसी कपड़े की देखभाल करी है तो हम उसके जीवन काल को बढ़ा सकते हैं और उस कपड़े की गुणवत्ता को भी ऐसे ही बरकरार रख सकते हैं। आई बात समझ? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब हमारे देखभाल के रख रखाव के हमारे 2 मूलभूत नियम हैं। पहला कि सामग्री को भौतिक क्षति से मुक्त रखना, कि जो भी हमारा कपड़ा है उसे किसी तरीके का नुकसान ना हो, भौतिक नुकसान ना हो, और अगर हो जाए तो उसे सुधारना कैसे। जैसे कि आप कुछ खेल कूद रहे थे तो अब कपड़ा जो है वो फट ना जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो भौतिक क्षति होगी, छिलना, कपड़ा छिले ना, या कोई से कुछ भी हल्का सा भी खराब ना हो, तो भौतिक क्षति हो गई। ठीक है, और अगर मान लीजिए कहीं से फट जाता है थोड़ा सा, तो उसको सुधारना कैसे, कैसे रफू करना है, कैसे तुरपाई करनी है, ये सब कैसे हो, ये इसमें पहला नियम है। ठीक है, मैम कैसे उससे कपड़े लगा के रफू कर देते हैं। हाँ, तो रफू कर देते हैं। तो कैसे कपड़े को क्षति से रोकना है और क्या अगर हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, ये 2 पहला नियम हो गया। ठीक है, रख रखाव का पहला नियम ये है कि Yes, कपड़े ma'am. को क्षति से रोकना और अगर हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना। पहला नियम क्लियर है सबको? मैम कपड़े पे वो लगा कर। यस मैम। दूसरा, सबका यही नहीं है, अलग अलग तरीके की क्षति होगी तो अलग अलग तरीके से आप उसको सुधारोगे। दूसरा है धब्बे और धूल को हटाते हुए रंग, रूप और चमक को बनाए रखना और उसकी बनावट को दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाकर रखना। ठीक है, अब इसमें ये है कि आप देखो, अगर एक कपड़ा है उसको आप नहीं धो रहे कई दिनों तक, तो क्या हो रहा है, वो कमजोर हो जाता है कपड़ा। मैम ठीक बहुत है? गंदा हो रहा है। गंदा तो अलग है, गंदा तो होगा ही होगा कपड़ा, पर अगर आपको कपड़ा जो है गंदे कपड़े को आप स्टोर कर रखते हो, लंबे समय तक धोते नहीं हो, तो उसके रेशे जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो धूल मिट्टी जो उसके अंदर जमी होती है वो उसके कपड़े के रेशे को ख़राब कर देते हैं। या दूसरा नुकसान क्या हो सकता है कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह लग सकता है जो उसके रेशे को ख़राब कर देगा। दो तरीके से वो कपड़ा जो है वो ख़राब हो जाए। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अगर कोई भी दाग धब्बा कपड़े में लगा है या कोई भी धूल मिट्टी उस पर लगी है तो उसको कैसे हटाना है और उसको सुंदर और उसकी चमक को बनाए रखना है। तो 2 सिद्धांत समझ आ गए। पहला, भौतिक कोई भी क्षति से रोकना और हो जाए तो उसको ठीक करना, और दूसरा, कोई भी अगर उसमें दाग धब्बा या मिट्टी लग जाती है तो उसको हमें कैसे हटाना है ताकि वो देखने में भी सुंदर लगे। आई बात समझ? ठीक है, तो ये देखभाल और रखरखाव के हमारे मूलभूत 2 सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। क्लियर है? आगे आते हैं। स्वच्छ, चमकदार, स्वास्थ्य के अनुकूल वस्त्र दाह रहित और कड़क घरेलू लिनन सफाई या निर्जल धुलाई का परिणाम होते हैं। अब देखो, अगर हमें पता, हम कोई भी कपड़ा, हम कहीं जाते हैं, हम कोई कपड़ा देखते हैं और हमें बहुत सुंदर लगता है, इसका मतलब यही है कि उसको अच्छे से धोया गया है और अच्छे से उसको सुखाया गया है और अच्छे से उसको मतलब ड्राई क्लीन भी आप अच्छे से किया गया है या उसकी धुलाई अच्छे से की गई है। यानी कि जो हमने देखभाल और रखरखाव के सिद्धांतों का उपयोग उसमें सही किया गया है। इससे हमें ये समझ आता है अगर हमें कोई कपड़ा साफ सुंदर नज़र आता है।
वस्त्र की धुलाई एक विज्ञान और कला दोनों है। अगर हम वस्त्र की धुलाई की बात करें तो इसमें दोनों चीज़ होती है प्रयोग। एक तो विज्ञान के सिद्धांतों का भी प्रयोग होता है और उसमें कला का भी प्रयोग होता है। विज्ञान का इसलिए क्योंकि इसमें कई मशीनें हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उपयोग करनी होती। सिंपल जैसे हमने कहा ना कि कॉटन के कपड़े पर दाग लगेगा तो उसको हटाने का अलग तरीका होता है और सिल्क पर दाग लगेगा तो उसको हटाने का अलग तरीका है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका वैज्ञानिक किस तरीके से ये बना है, क्या रूप है इसका वैज्ञानिक, और ये कौन से अभिकर्म, कौन से केमिकल के साथ क्या उससे परिणाम हमें मिलेगा। तो विज्ञान हमें पता चल गया, तो इसके लिए वैज्ञानिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और दूसरा कि इसमें कला भी ज़रूरी है, क्योंकि उस कपड़े को कैसे सुंदर रखा जा सकता है कि दाग धब्बा तो हटा दिया, पर कैसे सुंदरता बनानी है, प्रेस करनी है, कोई और प्रक्रिया उसमें करनी है जिससे वो सुंदर नज़र आए वो कपड़ा। तो ये भी हमारा, इस वजह से ये कला भी इसमें आ जाती है। आई बात समझ? तो ये दोनों का मेल है, विज्ञान का भी मेल है और कला का भी मेल है। आई बात समझ? ठीक है। आप जानते ही हैं कि विभिन्न वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव उनके रेशे की मात्रा, मैंने बताया ना कि किसका निर्भर करती है, रेशे की मात्रा कितनी है, धागा किस प्रकार से बना, उसका वस्त्र कैसे तैयार हुआ, उसको कोई सुसज्जा की गई है, उसका और उसको अंतिम रूप क्या, अंतिम उपयोग क्या है उसका, इन सब पर निर्भर करता है कि उसकी देखभाल और रखरखाव कैसे किए जाएंगे। आप धुलाई की प्रक्रिया, अब हमने पिछले साल 11वीं कक्षा का जो हमारा आखिरी चैप्टर था वो इसी पर था कि धुलाई कैसे करते हैं, धब्बे कैसे हटाते हैं, जल का क्या काम है, साबुन का क्या काम है, धुलाई की विधियां कैसी कैसी होंगी, सुसज्जा कैसे कैसे करते हैं, इस्त्री कैसे, पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर। तो ये सब हमने किया था। जिन बच्चों को नहीं याद ये सब चीज़ें, वो 11वीं कक्षा का अपना आखिरी पाठ जो था आपका वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव ही नाम था उसका, वो चैप्टर पढ़ो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है? तो ये चीज़, और नॉर्मली आपको घर पे भी पता होता है कि क्या ये सब हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब भी हम एक कपड़े की देखभाल करते हैं, घर पर भी जब हम करते हैं। तो ये सब चरणों से हमारा निकलता है। अब इन सब स्टेप्स को करने के लिए अलग अलग तरीके के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसकी बात करें, किसी संस्थागत व्यवस्था की बात करें, किसी संस्था में देखभाल कपड़े की बात कर रहे हैं, तो हम कई उपकरणों का प्रयोग करेंगे। अब इस चैप्टर में हम ये सारे सिद्धांत जो हमने पिछले साल पढ़े थे उनका उपयोग कैसे हम किसी उपकरण के द्वारा, किसी इक्विपमेंट के, मशीनों के द्वारा कैसे करते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है? यानी अब हम इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे कि लार्ज स्केल पर, जो लंबे स्तर पर हम बड़े स्तर पर जब हमारे पास कपड़े होते हैं तो उनकी यही सब चीज़ें, धुलाई, दाग हटाना या ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कैसे की जाती है बड़े स्तर पर, अलग अलग तरीके से बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग कर कर। ठीक है? तो पहला है हमारा धुलाई के उपकरण। ठीक है? दूसरा इसमें हम उपयोग होता है, धुलाई के उपकरण क्या क्या होते हैं, कोई बता सकता है? मैम कपड़े धोना। उपकरण, मशीनें कौन कौन सी यूज करते हैं धुलाई करने में, क्या क्या चीजों, सामान का उपयोग करते हैं? मैम वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग मशीन। और मैम सुखाने के उपकरण। नहीं वो अलग है, मैं सिर्फ धुलाई का पूछ रही हूँ। धुलाई के लिए क्या क्या उपकरण है? वॉशिंग मशीन होती है और पाउडर हो गया वॉशिंग मशीन में जो डालेंगे जिससे वो साफ हो जाए। डिटर्जेंट हो गया। ठीक है? और इजी मैम। हाँ, इजी भी डिटर्जेंट है, इजी भी फैब्रिक डिटर्जेंट ही है, वो भी सॉफ्टनर और फैब्रिक डिटर्जेंट में ही आता है। और घड़ी। मैम साबुन। हाँ, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब वो हो गए। मुझे बाकी उपकरण बताओ। मैम कंफर्ट, खुशबू आने के लिए। केमिकल वही हो गया आपका, कंफर्ट बोल दो आप, इजी बोल दो आप, वैनिश बोल दो आप, डिटर्जेंट बोल दो। दाग हटाना, बेसिकली मिट्टी हटाने वाले के अलावा और क्या होता है?
मैम कपड़े धोने वाले ब्रश जो होता है वो। हाँ, ब्रश हो गए, ठीक है, ब्रश यूज करते हैं हम। ब्रश। और क्या क्या यूज करते हैं हम? मैम पानी। पानी यूज मैम करते पानी। हैं। और ब्रश, डिटर्जेंट, पानी, वॉशिंग मशीन और मैम साबुन भी। हाँ, बाल्टी, ठीक है। तो ये कुछ उपकरण हम टब या बाल्टी इन सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। ये हम घर पर उपयोग करते यस हैं, मैम। पर जो हमारे जो वॉशिंग मशीन्स आजकल आती हैं उनमें ये सब चीज़ों की फैसिलिटी अंदर ही होती है, वो हम करेंगे। दूसरा होते हैं हमारे मैम बनी रहती है। हाँ हाँ, तो इसके बाद हमारे आते हैं सुखाने के उपकरण। अब आपका देखो, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन इस तरीके की होती है, तो इसी की तरह से हमारे सुखाने की मशीन्स भी होती हैं कपड़े, ठीक है। नज़र आ रही है ये आपको? तो बड़े बड़े लार्ज स्केल पर जो मशीन्स होती हैं उसमें जो है मशीन कपड़े धोने की और कपड़े सुखाने की मशीन्स होती हैं। अब उनके पीछे के सिद्धांत हम इसमें मैम दोनों पढ़ेंगे। एक ही साथ होते हैं मैम। हाँ, अलग अलग भी होते हैं, एक साथ भी होते हैं, अलग अलग तरीके की मशीन होती है, वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। इस्त्री और प्रेस करने के उपकरण भी होते हैं। फिर एक बार कपड़ा पहले धुलता है, फिर सूखता है, फिर उसके बाद हम उसको इस्त्री करते हैं, ठीक है। तो इस्त्री करने के जो है उपकरण जो हमारे होते हैं वो भी हम बड़े स्तर पर कैसे उपयोग करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब करेंगे हम इस चैप्टर में। यस मैम। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई हाथ से की जाती है, जिसमें बाल्टियाँ, चिमचियाँ, तसले और रगड़ने के तख्ते, ब्रश जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मामलों में धुलाई की मशीनें का उपयोग किया जाता है। अब धुलाई की कैसे उपकरण है? धुलाई की मशीनें के 2 प्रकार के मॉडल होते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन आपका आता है, या तो मॉडल पूछा जाएगा, तो मॉडल में आप बताएंगे कि टॉप लोड और फ्रंट लोड, यानी कि ऊपर से भरने वाली और सामने से भरने वाली, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टॉप लोड और फ्रंट लोड। मैम वो जो बोलो। आपने ऊपर वाली स्लाइड में दिखाया था, वो चिलमचियों वाली, मैम वो उसको क्या बोलते हैं? यही आपकी वो जो आप हाथ से वो करते हो ना उसको, कपड़े धोने के लिए घर पे क्या क्या सामान का आप उपयोग करते हो कपड़े धोते हो? तो दिखाते हो। मशीन। देखो आपका मशीन मैम। सरफ। हाँ, बाल्टी। और साबुन भी मैम। हाँ 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 नैन्सी, थोड़ा थोड़ा सुन भी लो। बाल्टी का उपयोग करते हैं, बेसिन जहाँ पे वॉश बेसिन होते हैं, बोल्स, आप कुछ कटोरों का उपयोग, कुछ घोल बनाना है आपने, बोल्स का आप उपयोग करोगे। स्क्रबिंग बोर्ड जिस पे आप रगड़ोगे, ठीक है, वो बोर्ड होता है ना। ब्रश जिससे आप रगड़ते हो, इन सब ये सारे उपकरण होते हैं, ठीक है। आई बात समझ? तो ये हम घर पर उपयोग करते हैं, ठीक है। अब धुलाई के उपकरण जो मैंने आपको बताए, 2 मॉडल, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 मॉडलों का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे टॉप लोड या फ्रंट लोड, यानी कि ऊपर से भरने वाली ये वाली जो है, ये मशीन जो है, ये क्या है? टॉप लोड। ऊपर से ढक्कन खुलता है और आप इसमें कपड़े डालते यस हैं, मैम। ठीक है। फ्रंट लोड ये वाली फ्रंट लोड है, ठीक है। ये कौन सी है? फ्रंट लोड। इसमें क्या है, जैसे आपका फ्रिज का दरवाजा खुलता है, वहां से आगे से इसमें भी दरवाजा खुलता है, ठीक है। तो ये हो गई फ्रंट लोड, ठीक है। तो ऊपर से भरने वाली, ऊपर से खुलता है वो भी। तो पहला मॉडल हो गया ये जो ऊपर से खुलने वाला मॉडल है, और दूसरा मॉडल हो गया ये जो सामने से खुलता है, ठीक है। तो 2 मॉडल आ गए। हाँ, अब अगर आपको आता है कि कौन से प्रकार की होती है, तो प्रकार जो होते हैं मशीनों के 3 होते हैं। एक जो अपने आप चलती है पूर्णतः, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है, पूर्णतः यानी सारा काम अपने आप कर लेती है। दूसरी होती है हमारी अर्ध स्वचालित। अर्ध स्वचालित यानी कि आधा काम आपको करना होता है और आधा काम जो है मशीन अपने आप कर लेती है। और तीसरी होती है हस्तचलित। हस्तचलित यानी कि आपको 50% से अधिक काम खुद करना पड़ता है
और बाकी काम जो है वो मशीन 50% धोने का कर देती है। ठीक है, सिर्फ धुलाई में। आई बात समझ? तो फुल्ली ऑटोमेटिक। अब एक क्वेश्चन मॉडल वाला, मॉडल 2 तरीके के होते हैं और मशीन 3 तरीके की होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आपको आ रहा है ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मॉडल पूछा गया है या मशीन पूछी गई है। ठीक है, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप दोनों बता कर आएंगे कि इसके 2 मॉडल होते हैं और ये 3 प्रकार से काम करती हैं। ठीक है मैम, एक फ्रंट लोड और एक दूसरा मैम क्या था? फ्रंट लोड और टॉप लोड। ठीक है, ऊपर से भरने वाली टॉप लोड, इसमें कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं, और सामने से भरने वाली यानी फ्रंट लोड, यानी इसमें मशीन के कपड़े सामने से भरे जाते हैं। ठीक है, मशीनें भी 3 प्रकार की होती हैं, पूर्णतः स्वचालित। अब पूर्णतः स्वचालित जो है इसका मतलब है फुल्ली ऑटोमेटिक। अब इसमें क्या, आपने बस इंफॉर्मेशन डाली, वहाँ पे पैनल्स बने होते हैं, आपने उसमें पूछा जाता है कपड़ा कौन से टाइप का डाल रहे हो, कितने मिनट के लिए करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं वो। डिटर्जेंट अपने आप भरता है उसमें, पानी अपने आप भरता है उसमें, मतलब कनेक्ट तो आप कर रहे हो पानी के साथ, पर वो अपने आप ये सब हिसाब लगा लेती है कि पानी कब भरना है, पानी के कितने तापमान पर गर्म करना है, कितनी बार चक्कर लगेंगे, कितनी बार खंगालेंगे पानी को उसमें से, ये सब जो है वो अपने आप जो है इन्फॉर्मेशन आप डाल दो, अपने आप कर लेती है। आपने एक बार कपड़े डाले, हाँ आप कपड़े बस डालो, आपने पानी की इनलेट ऑन कर दी, अब वो अपने आप डिसाइड कर लेगी और अपने आप सारे कपड़े धुलकर एंड में आपके पास खंगल कर सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एंड में कपड़े आपको फाइनल धुलकर मिल जाते हैं। तो ये होती है आपकी पूर्णतः स्वचालित। दूसरी जो होती है आपकी होती है अर्ध स्वचालित। अर्ध स्वचालित मशीन कौन सी होती है? जिसमें आपको थोड़े थोड़ी देर बाद जा जाकर चेक करना पड़ता है कि एक बैच खत्म हो गया इसका, तो उसके बाद क्या करोगे आप? खंगालने का काम, जैसे धुल गया पानी, आपने सब कुछ सेटिंग वेटिंग कर दी, पानी वानी डालकर रख दिया, उसके बाद क्या करते हो आप? कपड़े का एक बैच डालते हैं। हाँ, तो उसके बाद आपने एक हाथ से नहीं खंगालना, खंगालने के लिए उसमें अलग डिपार्टमेंट होता है, 2 ज़्यादातर होते हैं इसमें, 2 टब वाली होती हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे अभी हमने फुली ऑटोमेटिक पढ़ी थी, ये वाली फुली ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, ज़्यादातर ये फुली ऑटोमेटिक होती है, एक बार कपड़े डाले खंगल कर सब कुछ अपने आप आते हैं। और जो आपकी 2 टब वाली मशीन होती है, एक मिनट में दिखाती हूँ 2 टब वाली मशीन कौन सी होती है। जिसमें मैम धोने वाला और संभालने वाला अलग अलग होता है। हाँ, जैसे ये वाली है। ठीक है, अब ये धुलकर इसमें आएगी तो आप इसमें से कपड़े निकाल कर, ठीक है, इसमें कपड़े डालोगे, इसमें धुलाई होगी, सेटिंग कर दी आपने, उसके बाद कपड़े निकाल कर इसमें डालोगे जिसमें खंगालोगे आप कपड़े। ठीक है, तो खंगालने का अलग होता है और धोने का डिपार्टमेंट इसमें अलग होता है। तो ये होती है आपकी सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, के बगल वाले में उसमें कपड़े धोए जाते हैं, मैम दूसरे वाले में कपड़े खंगाले जाते हैं। हाँ, तो ये कौन सी वाली होती है? अर्ध स्वचालित होती है। ठीक है, खंगालने वाला का पानी इस मशीन में भरना पड़ता है और निकालना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। फिर तीसरी होती है हस्तचलित। अभी है ना, पहले पुराने जमाने में जो आती थी मशीनें वो हस्तचलित, यानी इसमें सिर्फ एक टब होता था। अब उसी एक टब में आप क्या कर रहे थे, पहले आप उसी में धुलाई करते थे, तो आपने सारे कपड़े उसमें बस उसमें क्या किया, सब खुद डाला, पानी खुद डाला आपने, जो है डिटर्जेंट सब कुछ खुद डाला, खुद ही आप डिसाइड कर रहे हो कि कितने देर हमें घुमाना है, कितनी देर नहीं घुमाना। फिर उसके बाद आप कपड़े निकालोगे, फिर उसी टब में आप या तो दोबारा खंगालोगे या अपने हाथ से ही कपड़े खंगाल लोगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता था। तो ये क्या है, काम इसमें ज़्यादातर खुद ही करना, बस सिर्फ कपड़े घुमाने का काम जो है वो मशीन कर देती थी। ठीक है, तो ये आपकी हस्तचलित होती थी। ठीक है, मैनुअल जैसे ये है, ये कैसी है, ये अपने आप सिंगल टब वाली। ठीक है, इसमें एक ही काम होगा बस कपड़े धुलाई करने का, बाकी का आपको खुद ही करना पड़ेगा। चले आगे बढ़े, तो 3 तरह की मशीनें समझ आ गई और 2 तरह के मॉडल समझ आ गए। ठीक है, अब हम डिटेल में करते हैं कि स्वचालित मशीन जो होती हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, कैसे काम करती है।
हाँ, अब स्वचालित या फुली ऑटोमेटिक मशीन कैसे काम करती हैं। पहला काम उसमें होता है जल भरना। पानी अपने आप उसमें भर लेते हैं, आप ऑन करके टैप के साथ कनेक्ट करके रखते हो, हमेशा अपने आप उसमें पानी का भरता है। उसके बाद उसका पानी के स्तर का नियंत्रण या तो खुद करना होता है हमें, अगर हमें कम चाहिए तो हम खुद कर लेंगे, अगर हमें ज़्यादा चाहिए मतलब अगर हम नहीं करना चाहें वो मशीन खुद भी अपने आप कर लेती है एडजस्ट कि कितना पानी भरना लेवल तक। तीसरा, जल का तापमान का भी नियंत्रण। अब आपको पता है कि जैसे आपके सर्दी के जो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है, सही आ रही है? कट कट के आ रही है आवाज। सही आ रही है। आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी, आप सुनोगे तभी तो आएगी ना आवाज, बीच में बोलते रहते हैं। अपना बाकी सब ऑफ रखिए, एक सेकेंड। आपकी आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक, आवाज आ ओके ओके, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं आ रही है वो थोड़ा अपना नेटवर्क देखो और अपना सब ऑफ रखिए। बार बार जितना आप करोगे उतना डेटा मेरा भी यूटिलाइज होगा, जितना आप ज़्यादा वो करोगे अपना और वीडियो वगैरह ऑन रखोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा आता है जल के तापमान का नियंत्रण। जल के तापमान का नियंत्रण का मतलब होता है कि पानी जो है कितने, जैसे मैं कह रही हूँ ऊनी वस्त्र जो है या रेशमी वस्त्र होते हैं उन्हें हम ठंडे पानी से धोते हैं, ऐसे गर्म पानी से नहीं धो सकते। तो ये मशीनें अपने आप टाइप बता दो कपड़ा कौन सा डला है, वो अपने आप डिसाइड करती है कि कितने तापमान पर धोना है। तो जैसे कॉटन के कपड़े गर्म पानी से धुल जाएंगे, तो इस हिसाब से वो कपड़े के तापमान का, पानी के तापमान का भी नियंत्रण मशीनें कर लेती हैं। आई बात समझ? तो और इसमें भी ऑप्शन होते हैं कि आप खंगालने के पानी का तापमान ज़्यादा अलग रखना चाहते हो और धोने के तापमान पानी का तापमान अलग रखना चाहते हो, वो भी आप सेटिंग इसमें कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक आपका पानी डालना हो गया। फिर डिटर्जेंट भी उसमें बना होता है, डिटर्जेंट के लिए आप उसमें ऐड करते जाते हो भरकर, वो अपने हिसाब से डिटर्जेंट यूज़ करता जाता है ये मशीन। फिर आपकी आती है धुलाई। अब धुलाई जो होती है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये सब ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आता है कि धुलाई किन विधियों से होती है और किस मशीन में किस विधि से होती है, ठीक है। तो पहला है धुलाई जो होती है उसमें 3 सिद्धांत प्रयोग होते हैं। पहला होता है आडोलन। आडोलन का मतलब होता है एजिटेशन। अब एजिटेशन मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो हो रहा है आपका मशीन में, दिख रही है वीडियो सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो इसमें 2 सिद्धांत हो रहे हैं। आडोलन का मतलब होता है कि एक ही इसी जब से डिटर्जेंट डाल दिया इसमें, अब देखो जैसे अब ये घूम रही है, इसे क्या बोल रहे हैं? आडोलन, ठीक है। अब ये चीज देखो, अभी क्या है, मशीन पहले जिस जगह पे आती है उसी जगह पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? यस मैम, देखो हाँ, इसे हम दोलन बोलते हैं। दोलन यानी कि 2 दिशा में बारी बारी आती है, मतलब पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है ऐसे आ रही है, पेंडुलम होता है ना जैसे। यस मैम। हाँ, तो उसे हम आडोलन दोलन बोलते हैं। आडोलन क्या होता है? आडोलन यानी कि अब अगर ये गोल 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 घूम रही होती ऐसे ऐसे तेज तेज, तो उसे हम बोलते हैं आडोलन। और जिसे बोलते हैं डोलन, जिसमें बस इधर इधर इस तरीके से घूम रही है। आई बात समझ?
यस मैम। जैसे पेंडुलम की तरह Yes, ma'am. आधा आधा चक्कर लगाती है, वापिस आधा घूम जाती है, आधा चक्कर लगाती है, फिर वापिस ऐसा घूम जाती है, उसे हम बोलते हैं डोलन। और आडोलन यानी कि गोल 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 घूम रही है जिसमें, तो उसे हम आडोलन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे अब इधर जाती है फिर वापिस इधर आती है, इधर जाती है वापिस, इसे बोल रहे हैं हम डोलन। ठीक है, डोलन मैम। अब ये घूम रही है, इसे क्या बोलते हैं हम? आडोलन। डोलन। अब ये आडोलन है, पूरा गोल गोल चक्कर घूम रही है। ठीक है, आई बात समझ? अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि जो पानी और डिटर्जेंट वाला जो है कि वो कपड़े के अंदर जाए और कपड़े की गंदगी को पानी में ले आए। ठीक है, इसका मेन होता है। दूसरा होता है स्पंदन। स्पंदन का मतलब होता है पल्स। अब इसमें क्या है, अब इस तरीके की मशीनों में ऊपर नीचे कपड़ा घूम रहा होता है। ठीक है, कपड़ा कहाँ जा रहा है? ऊपर नीचे की दिशा में जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्पंदन। क्या बोलते हैं हम? ऊपर नीचे पलट देता है तो अच्छे से कपड़े धोया जाए। नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस टब जो है वो ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, कपड़ा जो है उसकी, धुल रहे हैं। हाँ कपड़ा धुल रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा वो। अरे ये वो नहीं है, इसमें ये एक लगा होता है, ये जो इसमें ये लगा हुआ है ना, आप ऐसा एक रस्सी ले लीजिए, ये कपड़े को ऊपर नीचे की दिशा में घुमाता मैं है। आपको बता ठीक दूंगा। है, इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, पर ये ऊपर नीचे की दिशा में घुमाता है। तो आपका इससे क्या होता है, इससे कपड़ा वही मूवमेंट हो रही है, तो और ज़्यादा गति जो है कपड़े की मूवमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया स्पंदन। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? स्पंदन होता है और इसमें होता है आडोलन। आडोलन दो तरीके से होता है। आडोलन एक तो सिंपल जिसमें तेज तेज घूम रहा है, और दूसरा डोलन। डोलन यानी कि आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है, इसका दोनों का उद्देश्य ये है कि कपड़ा, इसमें पानी घूम रहा है जिसकी वजह से कपड़ा भी घूम रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अवपातन पे। ठीक है, देखो, अब अवपातन जो है वो आपका इस तरीके से होता है। ये देखो, ये अवपातन है, ध्यान से देखेंगे सब। पहले तो अब ये वाला जो हमने पढ़ा, ये दोनों जो है ये हमारा स्पंदन हो गया और आडोलन हो गया, ये हमारी टॉप लोडिंग मशीन में होता है। ठीक है, ऊपर जो ऊपर से चलते हैं, जिसमें कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से भरी जाने वाली में हमारा ये दो विधियां होती हैं। कौन सी हमने पढ़ी हैं? स्पंदन और अवपातन, सॉरी स्पंदन और आडोलन। ठीक है, अवपातन जो होता है ये सामने से भरने वाली, यानी कि ये वाली जो मशीन आपको दिखा रही है, ये वाली मशीन में होता है। अब अवपातन का क्या मतलब होता है? अवपातन का मतलब होता है कि जो अब आपका टब है, एक तो टब है, टब घूमेगा। ठीक है, और टब कैसे घूमेगा? इस तरीके से घूम रहा है। ये जो घूम रहा है ना, ये टब घूम रहा है, कपड़ा नहीं, कपड़ा टब के साथ घूम रहा है। और इसके नीचे जो है एक बाल्टी होती है, इसमें छेद छेद बने हुए हैं ना, दिख रहे हैं सबको यहाँ पे। अब इस छेदों के अंदर क्या होता है, एक नीचे बाल्टी होती है जिसके अंदर पानी है, आधा भरा हुआ है,
ठीक है। अब वो पानी नहीं घूम रहा, जैसे पहले वाली विधि में तो पानी घूम रहा था ना, उसके साथ डिटर्जेंट का कपड़े सब घूम रहे थे, है ना। अब इसमें क्या है ना, पानी नहीं घूम रहा, कपड़े नहीं कपड़ा घूम रहा है जो कि टब की वजह से घूम रहा है, ठीक है, और ऊपर नीचे घूम रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि आप ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं घड़ी की तरह, ठीक है, घड़ी की सुई जैसे ऊपर नीचे ऐसे होते हैं ना। अब टब ऐसे ऐसे घूमता है इस गति में, ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा, ठीक है। वो वाली मशीन में तो टॉप लोडिंग में तो ऐसे 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 घूम रहा था, अब इसमें घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जब ऐसे घूम रहा है और इसमें क्या है, छेद है सारी जगह इस टब में, यहाँ पे छेद की वजह से पानी जो है वो नीचे ही रहता है, नीचे बाल्टी में, ठीक है। तो पानी आप आधा भर देते हो टब के अंदर, और नीचे जो है बाल्टी लगी हुई है, इसमें पानी नीचे गिरता जाता है, पानी कभी भी घूमता नहीं है ऊपर ऊपर, फिर पानी नीचे ही रहता है, पर कपड़े जो है वो पूरा चक्कर मारते हैं। आई बात समझ। तो जब कपड़े पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं। तो इसमें वैसे पहले की विधि में पानी कपड़ा सब घूम रहा था, अब इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पानी अपनी जगह पर ही है, डिटर्जेंट उसमें डाला हुआ है, पर कपड़ा जो है वो इस दिशा में चक्कर लगा रहा है। और क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे छेद बने हुए हैं जिससे पानी जो है वो ऊपर तक जा नहीं पाता, ठीक है। तो जब हम इस दिशा में कपड़े को ऐसे घुमाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवपातन यानी कि टम्बलिंग। आई बात समझ। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो इसका प्रयोग सामने से भरने वाली मशीन में किया जाता है। धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे बेलन से होती है जो छिद्र युक्त होते हैं और जो है आंशिक रूप से भरे हुए टब में, सॉरी इसको सिलेंडर बोलते हैं, जिसके अंदर ये कपड़ा घूम रहा है ना, ये सिलेंडर है, ठीक है। और जो है टब जो है टब में नीचे टब में पानी है, पानी आधा भरा हुआ है और पानी नीचे का नीचे ही है। प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़ा ऊपर तक ले जाते हैं। ये सिलेंडर क्या कर रहा है, ऊपर तक लेके जा रहा है, फिर धुलाई वाले जल में फिर से नीचे गिर रहा है। इसका अर्थ है कि कपड़ा जल से गुजरता है बजाय कि जल कपड़े से गुजरे। कपड़ा घूम रहा है तो कपड़ा जल से निकल कर गुजरता है, जिससे कि उसमें से मैल जो है वो निकलती जाती है। आई बात समझ। यस मैम। ठीक है, तो तीनों विधियां मैम नैन्सी अपना स्क्रीन शेयर कर रही है। नैन्सी क्यों कर रहे हो बेटा ये? आई बात समझ। दोबारा से देख रहे हैं, देखो कपड़ा जो है उसी दिशा में ऊपर नीचे कपड़ा घूम रहा है, ठीक है। यहाँ टब में पानी होगा, पानी की में नहीं घूमेगा। ये देखा, यहाँ तक पानी है और ये घूम रहा था। ये देखो पानी नीचे ही है, कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे आता है और पटकता है नीचे, ठीक है। अभी इसमें क्या सिद्धांत है हमारा कि पानी जो है वो कपड़ा पानी की तरह से गुजर रहा है, जबकि बाकी दो में क्या था, पानी कपड़े में से गुजर रहा था, ठीक है। पानी भी घूम रहा था ना पहले, तो पानी इसमें नहीं घूम रहा। क्लियर है अब ये चीज? स्पंदन समझ आ गया, अब ये वाला आंदोलन समझ आ गया और अवपातन समझ आ गया, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम ओवर हो गया आपका। हाँ बोलो। मैम आपने वो जो ग्रुप पे मैम आपने जो वीडियो भेजने के लिए कहा था, हाँ, फोटो भेजने के लिए कहा था मैम, वो एक बार दोबारा बता दें कैसे भेजना। कौन सी वाली में? एक तो मैंने आपको प्रैक्टिकल का बोला हुआ है कि प्रैक्टिकल में आप पहला पेज लेकर अपना शुरू से लेकर एंड वाला पेज घुमाते घुमाते आप एक वीडियो बना लो, जिसमें मुझे आपका नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर से लेकर नजर आए कि टेबल आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए। टेबल सबके भरे होने चाहिए सारे।
और दूसरी चीज़ कि आप जैसे टाई एंड डाई का सैंपल लगा रहे हो या दाग का सैंपल लगा रहे हो, तो दाग के साथ में आपने बाद में धुलाई के बाद साफ कपड़ा लगाना होता है। बच्चे उल्टा लगाते हैं कि पहले साफ कपड़ा लगा दिया फिर दाग। आप दाग लगाना नहीं कर रहे, आप दाग हटाने की विधि कर रहे हो। तो जैसे आपका ब्लड का दाग लगा है, आपने कपड़ा लगाया ब्लड वाला, उसके बाद साथ में आप साफ कपड़ा लगाओ कि खून का दाग आपने साफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे दागों के आगे छोटे कपड़े साफ वाले भी सेम साइज के लगाने। ये नहीं है कि छोटा सा बस चिपका दिया फॉर्मेलिटी के लिए, बराबर उसी साइज का कि आप दिखा रहे 2 पे दाग थे, 1 पे दाग हटा दिया, हटाने के बाद दाग हटाने के बाद लिख दो उसके आगे। ठीक है, टेबल आपने एक्टिविटी का कहा हाँ। था, वो बता इसके अलावा मैंने आपको पोषण माह की एक्टिविटी बोली थी कि आप जो है अपने फूड स्टॉल लगाने हैं। बेसिकली 3 टॉपिक है, या तो संतुलित आहार के ऊपर आप फूड स्टॉल लगाओगे, या आप किसी गर्भवती स्त्री के लिए, या स्तनपान करने वाली स्त्री के लिए, या फिर किसी किशोर अवस्था के लिए। ठीक है, तो आप फूड स्टॉल, आप प्रॉपर स्टॉल तो आप लगा नहीं सकते, बट एटलीस्ट आप इनसे रिलेटेड फूड कुक कर आप नॉर्मल, जैसे आप क्या कर रहे हो, टेबल आपके घर में है, उसके ऊपर आपने अच्छे से चादर बिछाई। आपके घर में कोई किशोर अवस्था में कौन कौन से लोहा चाहिए होता है, ठीक है, कैल्शियम चाहिए होता है, इससे रिच आपने कोई डाइट बनाई, स्नैक बनाया। ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल मील प्लानिंग होती थी, तो वो बनाकर अच्छे से अपने कपड़े अच्छे से पहन के सुंदर से बन के आपने क्या करना है, उसके आगे खड़े होइए, साथ में थोड़ा सा लगा दीजिए फूड स्टॉल, अपना टाइटल लिखिए किशोर अवस्था के लिए, कुछ इस तरीके से जैसे आप मेन्यू कार्ड बनाते थे ना, वैसे ही कुछ कार्ड सब बनाकर आप अपनी वीडियो और फोटो भेज दो। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं है, आपके घर में खाना बनता ही है, बट आप बस इतना देखो कि आपको पता हो कि वो कौन से पोषक तत्व वाला है और किस टारगेट के लिए सही है। मैंने इसीलिए आपको फोटोज भेजी थी ना कि स्टॉल लगता कैसे है, उस स्टॉल की तरह से स्टॉल दिखाना। में तो फिर बहुत सारी चीजें आ गई मैम, हाँ, स्टॉल बना सकते हैं। हाँ, एक आप अकेले लगा रहे हो ना फूड स्टॉल अपना खुद का। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ नहीं है। अब जैसे कि आपका मोमोज का स्टॉल होता है, तो एक ही मोमोज ही तो बेचता है। ठीक है, तो मैम बस फोटो भेजनी है ना। हाँ, तो वो आप 1 या 2 डिश, अगर आपने 2 रखनी है तो 2 रखो, 1 रखनी है तो 1 रखो। ठीक है, और इस तरीके से आपने फोटो भेजनी है मैम बस। हाँ फोटो भेजनी है। नहीं तो कोई छोटी भाई बहन है तो उनके साथ में उनको देते हुए अपनी फोटो ऐसे कर लो कि आप उनको सर्व कर रहे हो और आपने स्टॉल लगाया। ठीक है, स्टॉल की तरह आपने करना है। ठीक है, अब आई बात समझ, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, कर लो, क्योंकि घर पे सबके बनता ही है खाना, कुछ ऐसा हो तो है नहीं कि किसी के घर में ये कुछ वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि खाना आप बनाते हो, बस प्रेजेंट अच्छे तरीके से आप कर दो उसको। ठीक है, अटेंडेंस बोलो भाई। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछना है क्या पूछना है? मैम। जो हम वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल फाइल की, उसमें फर्स्ट टर्म का भी होना चाहिए? सारा, हाँ, मुझे पूरी फाइल चाहिए। ओके मैम। वाली फाइल मैम जो हमने बना रखी है मैम वाली दे दे। हाँ, वही वाली बनानी है बेटा, वही वाली देनी है जो आपने बना ठीक है रखी है ना, मैम। वही वाली फाइल की वीडियो भेजनी है आपने, एक पहले पेज से शुरू करके आखिरी पेज तक काम करके दिखाया हुआ, टेबल भरे हुए। ठीक है मैम ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैम, हाँ बोलो, जो आपने फर्स्ट टाइम वाली फाइल दी थी वही बनानी थी? वही है बेटा, फाइल वही है आपकी, वही पूरी करनी है आपने। सारे प्रैक्टिकल आधे किए थे ना, आप पूरे करने हैं अपने सारे। ओके मैम। ठीक है मैम हाँ सारे पूरे हो गए थे मैम। प्रोजेक्ट फाइल भी देनी है जो हाँ, आपने बनवाई थी प्रोजेक्ट, फर्स्ट हाँ, टाइम में। मैं दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ। मैं आपको शीट दिखा देती हूँ, मैं ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ आपका। मुझे दोनों चीज़ें नज़र आनी चाहिए और प्रॉपर लेबल। ये देखो, मैंने आपकी सारी क्लासेस का बना रखा है। जो जो बच्चा मुझे भेजता जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल का भी इसी में है, प्रोजेक्ट फाइल का भी इसी में है। जो बच्चा मुझे देता जाएगा, जैसे 12th में मुझे एक बच्चे ने फाइल भेज दी है, मैंने फाइल पर टिक करा है, प्रोजेक्ट नहीं भेजा, मैंने प्रोजेक्ट पर टिक नहीं किया। आपकी क्लास का भी फाइल वो A3 वाली फाइल भेजनी है? A3 वाली फाइल और प्रोजेक्ट मैम दोनों भेजने हैं ना, मतलब दोनों मैम भेज एक बार दो। प्रोजेक्ट बता दो। बता प्रोजेक्ट दो। कितनी बार बताऊं बेटा? प्रोजेक्ट आपको बता चुकी, फर्स्ट टर्म में था प्रोजेक्ट आपका, जो प्रोजेक्ट ने दिया था आपको। किया था हम्म, मैम हमने। मैम
मैम हमने नहीं किया था ना, इसलिए हम पूछ रहे थे। मैं बता दूंगी मानसी, वो नैन्सी, आप कॉल करना मुझे, ठीक है? मैं समझा दूंगी आपको। जिन्होंने स्कूल में स्कूल में मुझे भी दिया था, समझा मैंने देना। आपको वापस लेने को बोला था, तो आप ले, जिस बच्चे ने ले लिया है वो तो भेज दो कम से कम, ठीक है? मैम बेटा अटेंडेंस ले लूँ मैं पहले, फिर मैं बताती हूँ। जिसको कोई डाउट है फोन करके पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। 12th आई बोलो जल्दी। रितिका, प्रेजेंट मैम। रेखा, महक, परमिता, अंजलि, खुशी, जी की बात में लोगे। हाँ पहले आई के फटाफट ले लेती हूँ। 5 अंजलि है कि नहीं है? 6 खुशी है? नो मैम। नहीं है, दोनों नहीं है। और 7 पूजा। नो मैम, अंजलि थी अभी। अच्छा 7 पूजा, यस मैम। 8 आरती, 9 पूनम, यस मैम। 10 मोनिका, यस मैम। 11 रूपा, यस मैम। 12 नेहा, यस मैम। 13 प्रिया, 14 शिवानी, यस मैम। 15 अंजलि, यस मैम। 16 प्रियंका, प्रेजेंट मैम। 17 सिमरन, यस मैम। 18 काजल, यस मैम। 19 सपना, यस मैम। 20 शालू, 21 कविता, नो मैम। 22 नैन्सी, 23 नरगिस, यस मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ लगा दी। 24 सपना, अब एग्जिट कर जाओ जिन जिन की लग गई है ना। 24 सपना, 25 जूली, 26 कोमल, 27 रुखसाना, 28 सिमरन, 29 मिथिलेश, 30 आमरीन, 31 आफरीन, यस मैम। 32 अक्कू, प्रेजेंट मैम। 33 प्रीति, यस मैम। 34 इशरत, यस मैम। 35 शहनाज, यस मैम। रूबी 36, 37 अंकिता, 38 राहत, 39 नेहा, मैम नंबर 21 की लग गई। 21 नंबर 21। कविता, यस मैम 21। कविता नाम 20 शालू नहीं लगी, लगा दी। ठीक है, अंकिता हो गई। राहत परवीन, नेहा परवीन, प्रेजेंट मैम। अदिति रावत, प्रेजेंट मैम। प्रियंका कुमारी, श्वेता कुमारी, यस मैम। जेबा प्रवीण, शिवानी तोमर। यस मैम। चलो अब जी वाले जल्दी जल्दी बोलो। 1 कोमल, 2 सोनम, 3 कोमल, 4 पूजा, 5 कोमल, 6 निकिता, प्रेजेंट मैम। सॉरी 6 निकिता, 7 कविता, 8 अफसाना, 9 नम्रता, मैम। 10 नीतिका, प्रेजेंट मैम। 11 साहिबा, 12 शालिनी, 13 अनुषा, 14 नीतू,
15 शोभा, यस मैम। 16 कुसुम, 17 रोशनी, 18 मोनिका, 19 सुमन, 20 सपना, 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 19 सुमन। 19 सुमन, ठीक है। 22 कुमकुम, 23 प्रीति, 24 राखी, 25 चंचल, यस मैम। 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मनीषा, 32 रिंकी, 33 सरिता, 33 सरिता है नहीं है, 34 शिवानी, प्रेजेंट मैम। 35 काजल, प्रेजेंट मैम। 36 मुस्कान, प्रेजेंट मैम। 37 शिवानी, 38 अंजलि, 39 खुशबू, 40 वर्षा, यस मैम। 41 दीपिका, प्रेजेंट मैम। 42 निकिता, प्रेजेंट मैम। 43 नीरज, 44 भावना, 45 आंचल, यस मैम। 46 शाहीन, 47 सकीना, 48 इकरा, 49 मुस्कान, 50 प्रीति, 50 प्रीति, 51 साबिया, 52 मुस्कान, 53 कशिश, 54 तबस्सुम, 55 आशियाना, 56 जैनब, यस मैम। ठीक है। 55 56 57 जैनब। लगा दी। 57 साहिबा, कुसुम रोल नंबर 16। इतनी देर बाद बोल नहीं पाए थे। फिर नंबर 30 लगा दो। कौन सा? 31 मैम। मनीषा, ठीक है जल्दी बोला। 57 साहिबा, 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लीन, 61 श्रुति, प्रेजेंट मैम। 62 निधि, प्रेजेंट मैम। 63 उजाला, 64 काजल, यस मैम। 65 अदिति, 66 66 कशिश, प्रेजेंट मैम। 67 देविका, 68 नेहा। प्रेजेंट मैम। चलो कोई रह गया क्या? नहीं।